हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। हम यहाँ पर एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों का कंटेंट होने के बाद अब मैराथन क्लासेस आपकी चली हुई है। आई होप आप सभी लोग इस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। पैडागोजी की ऑलरेडी मैं सारे यूनिट करवा चुकी हूँ, 5 यूनिट थी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। रोड सेफ्टी की आपको एक क्लास दी है मैंने, और अब आपके सारे ईवीएस के यूनिट खत्म करने के बाद फिर हम अगेन जो है रोड सेफ्टी के क्वेश्चन को करेंगे। आज ईवीएस की मैराथन के अंदर आपकी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। यूनिट 3 आपकी स्टार्ट हो चुकी है, 2 नहीं है 3 है। आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। मेनली जितना भी वाटर पॉल्यूशन के अंदर जो भी आपको टॉपिक्स लिख करके दिए गए हैं, सभी के ऊपर क्वेश्चंस इंक्लूड करके दिए हैं। बाइलिंगुअल चीजें आपकी यहाँ पर रहने वाली है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी है। पीडीएफ का अगर एक्सेस चाहिए है तो 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे पेड पीडीएफ का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर चीजें अवेलेबल हो जाएगी। एक प्लीज और जो भी ये मैराथन क्लासेस है, इनकी पीडीएफ जो है इसका हिस्सा नहीं है। इस चीज को प्लीज आप थोड़ा सा देख करके चलना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं यहाँ पर, जो आपने अच्छे से देख लेने हैं, और जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आती हूँ, आंसर्स भी आपको इस बार भी इंक्लूड करके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। विच पोल्यूटेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ मरीन पोल्यूशन? कौन सा प्रदूषक है जो कि समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स है मरीन पोल्यूशन का। मरीन मतलब समुद्री, समुद्र से रिलेट करता है। तो भाई आप सभी को पता है समुद्र मतलब एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो वहां पे पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या हो जाता है? एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, यानी मतलब कि एग्रीकल्चर से जो अपनी खेती से निकला हुआ जो पानी है वो सारी चीजें हैं। रन ऑफ मतलब वो जो प्रवाह जो है, थोड़ा सा अपवाह प्रवाह कुछ भी बोल दो, वहां से निकला हुआ जो दूषित पानी है वो है। ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि जो तेल वगैरह है, हम लोग पानी के थ्रू जो है उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, तो वहां पर कई बार ये जहाज वगैरह पलट जाते हैं, या फिर कैंटर जो होते हैं जो जिसके अंदर तेल आते रहते हैं, वो कई बार बिखर जाते हैं, तो वहां से तेल का बहाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो मरीन जो लाइफ है, जो भी प्लांट्स एनिमल्स है, वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये भी खतरनाक है एक तरीके से। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जितने भी उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है, जो दूषित पानी है वो, या फिर सीवेज जो कि आप एक तरीके से मल आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप 5 ऑप्शन को मार्क करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एग्रीकल्चरल रन ऑफ है। देखिए वैसे तो सारी चीजें हैं पोल्यूशन, लेकिन अगर मेन सोर्स की बात करी जाए, मुख्य अगर एक स्रोत की बात करी जाए, तो आपका एक कृषि का रन ऑफ हो जाता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो जाता है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आपको नीचे यहाँ पर डिटेल आंसर है वो लिख करके दिया है। बिकॉज ऑयल स्पिल, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सभी जो चीजें अपना कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है वो ज्यादा इस चीज में करती है, जिसको हम लोग इंक्लूड करके चलते नहीं है। देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और अगर सीवेज जो होता है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनटू द नियर बाई वाटर, जो भी आपका उद्योगों से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट होता है, जो भी आपका दूषित पानी है, या फिर आप सीवेज कह लो, वो हमारे जो आसपास में ही जो भी वाटर बॉडीज होती है उसके अंदर हम डायरेक्टली डंप कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज वो जो चीज है वो डायरेक्टली इतना समुद्र तक नहीं जाती, हम आसपास में ही उस चीज को डंप कर देते हैं और उससे हम पीछा छुड़ा लेते हैं। तो ये क्या है? आफ्टर अप्रोप्रिएट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब ये एक लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई है कि आप जो है यहां से निकलने वाला वेस्ट वाटर तभी डंप कर सकते हो, तभी डिस्चार्ज कर सकते हो, जब आपने एक अप्रोप्रिएट वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैक्ट्री से डायरेक्ट अब चीजों को नहीं रिलीज कर सकते हो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, आपको उसको एक एडिकेट तरीके से उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि ताकि वो इतना हार्मफुल ना हो वाटर बॉडी के लिए जितना पहले होता था, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, तो इसलिए आपका इंडस्ट्रियल सीवेज तो इसका जो है आंसर नहीं हो जाता है। ऑयल स्पिल की बात करें तो ये कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। ये ह्यूज डैमेज तो करता है, काफी ये नुकसान तो करता है, लेकिन बहुत ही अनकॉमन होता है, इतना मतलब सामान्य नहीं होता, असामान्य होता है, अनकॉमन होता है, मतलब बार बार ये चीजें नहीं होती है, बहुत रेयर होता है, इसलिए हम इसको भी मेन सोर्स नहीं करके चल सकते हैं। बट अगर बात करें एग्रीकल्चरल रन ऑफ की, तो ये आपका एक लीडिंग कॉज हो सकता है मरीन पॉल्यूशन का, समुद्री प्रदूषण का एक मुख्य ये सोर्स हो सकता है। बिकॉज ये जो रन ऑफ है ये अननोटिस्ड होता है, मतलब हम इस चीज को नोटिस में नहीं लाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इनसे इतना कुछ होता नहीं है। बट एग्रीकल्चर में आप सभी को पता है भाई, हम जो है खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है जो कि एक कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को भी प्रदूषित कर रही है, साथ ही हमारा जो पानी है जो उसके साथ मिल करके कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर दूषित हो रहा है। तो ये अननोटिस हो जाता है, जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है और अनट्रीटेड हो जाता है,
है, ठीक है, जिसमें लोड्स ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे इसमें कीटनाशक वगैरह होते हैं, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं जो कि खाद के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ग्राउंड वाटर तक भी जा सकते हैं। भाई पानी जो है, हमारी जो मिट्टी है वो एक फिल्टर का काम करती है, तो पानी जो है रिस करके मतलब धीरे धीरे रिसाव उसका होता रहता है, ग्राउंड वाटर तक वो चला जाता है, जो कि हमारा पीने योग्य पानी है, तो वहां तक ये सारी चीजें इवन जा सकती है। इसलिए आपका जो कृषि अपवाह है, जो आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ है, वो आपका एक मुख्य सोर्स यहाँ पे हो सकता है मरीन के पॉल्यूशन का, ठीक है। सो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा, बाकी चीजें भी अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, बट इतना नहीं जितना एग्रीकल्चर का हो जाता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, मुख्य सोर्स बताना है आपने। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज, आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज है, यानी कि ताजे जल निकायों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? आपका फ्रेश वाटर बॉडीज की बात करेंगे, इसका मेन जो प्राइमरी सोर्स है पॉल्यूशन का वो क्या है? रन ऑफ अर्बन एरियाज है, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म्स है, या फिर सीवेज एफ्लुएंट्स है, या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। रन ऑफ अर्बन एरियाज है, अर्बन एरिया मतलब अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और जब शहरीकरण है तो नाम सुनते ही आप सभी को पता है भी वहां पे कुछ भी कच्चा टाइप नहीं होता, सब कुछ पक्का पक्का रहता है, तो पानी का इतना जो है एब्जॉर्ब हो नहीं पाता पानी मिट्टी के अंदर, तो वहां पर पानी जो है बहता ही रहता है, पड़ा ही रहता है। कहीं कहीं पर आप किनारे पर देख सकते हो, कहीं पर आप ऐसे ही फैला हुआ किसी कोई गड्ढा हो गया तो उसमें भरा रहता है, तो ये सारा आप रन ऑफ बोल सकते हो अर्बन एरियाज का, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का जो एक तरीके से प्राइमरी सोर्स है वो रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म्स है, भाई खेती जो आपके खेतीबाड़ी से जो सारी चीजें आती है वहां से जो पानी आता है वो है, या फिर सीवेज एफ्लुएंट्स है, या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। तो आपका जो फ्रेश वाटर का है वो आपका सीवेज एफ्लुएंट्स यहाँ पर हो जाता है, जो कि आपके घरों से ही मेनली निकलता है, जो सीवेज वगैरह होता है, जो मल अपशिष्ट आप इसको बोल सकते हो। और नीचे आपको इसका एक डिटेल आंसर भी दिया गया है कि जो आपका रन ऑफ अर्बन एरिया है, जो कि आपका अर्बनाइजेशन के अंदर आता है, शहरीकरण के अंदर आता है, जो अर्बन रन ऑफ है इस सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी कच्चा टाइप नहीं है, मिट्टी जैसे गांव में ज्यादा जो खेत वगैरह होते हैं अगर बारिश आती है तो उस पानी को सोख लेती है, बट शहरों में क्या होता है मिट्टी कम देखने को मिलती है, सारी चीजें पक्की पक्की हैं, चाहे सड़कें हो चाहे फिर रास्ते हो कुछ भी हो। तो यहाँ पर सरफेस रन ऑफ यानी कि पानी का बहाव बहता ही रहता है, अगर थोड़ा सा बारिश आ गई तो वहां पे पानी मतलब एक तरीके से जमा टाइप हो जाता है, ठीक है। तो रेन वाटर का वहां पर रन ऑफ होता है जिससे क्रिएटेड बाय अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तो ये आपका रन ऑफ अर्बन एरियाज है। रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म, भाई खेतों से जो आपका सारी चीजें आ रही है, रन ऑफ हो रहा है खेतों से, तो एग्रीकल्चर रन ऑफ इज वाटर फ्रॉम फार्म फील्ड्स ड्यू टू इरिगेशन, हम लोग सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, बारिश वगैरह भी आती है, तो वहां पर क्या होता है दिस रन ऑफ कंटेन्स ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि अच्छा कौन से पोल्यूटेंट्स होंगे, हम लोग खाद वगैरह ये बेसिकली यूज करते हैं, और जो हमारी खरपतवार है उसको मारने के लिए हम लोग दवाइयों का छिड़काव भी करते हैं, तो वो सारी चीजें पानी के साथ मिलकर के हमारे जो खेती है, हमारा जो सोइल है उसको भी खराब करती है, साथ ही ये सारी चीजें जो एक रन ऑफ का काम भी करती है, पानी के साथ ये सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, बारिश आती है या फिर हम सिंचाई करते हैं तो उसके साथ मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी ग्राउंड वाटर तक भी ये सारी चीजें चली जाती है, तो इसलिए ये हमारे लिए थोड़े से डेंजरस यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अंदर आपके पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, सोइल के पार्टिकल्स हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है जो कि आपके फर्टिलाइजर से आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉन्टामिनेट करती है हमारे सोर्स ऑफ वाटर को, तो ये आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की अगर बात करें तो आप सभी को पता है भाई जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उद्योग वगैरह होते हैं, वहां से काफी केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं, जो डायरेक्टली हम किसी भी जो फैक्ट्री वगैरह है वो डायरेक्टली डंप कर देते हैं नियरेस्ट वाटर बॉडीज के अंदर, तो ये भी एक तरीके से थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं सीवेज की, जो इस अपना जो है इस चीज का आंसर है सीवेज वाला, सीवेज क्या है, इसको आप जो है एक डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी बोल सकते हो, सीवेज को डोमेस्टिक यानी कि हमारे घरों से ही होता है ये डोमेस्टिक, या फिर आप इसको म्युनिसिपल भी बोल सकते हो, ठीक है, घरेलू नगर पालिका अपशिष्ट जल भी आप इसको बोल सकते हो। ये एक टाइप ऑफ वेस्ट वाटर है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, काफी सारे लोग एक जगह रह रहे हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये वेस्ट वाटर हो सकता है। आप सभी को पता भी सीवेज क्या होता है, ठीक है, जो भी गंदा हमारे घरों से निकलता है वो सारी चीजें यहाँ पर जो भी, अब इसमें कुछ भी आ सकता है, हमारे अगर हमने बर्तन धोए हैं, कपड़े धोए हैं,
हैं, कुछ भी हमने वॉश किया है तो सारा पानी अपने सीवेज में जाता है, फिर चाहे हमारे टॉयलेट का पानी हो, फिर चाहे हमारे नहाने का पानी हो, कैसा भी पानी हो, वो सारी चीजें जो है आपके सीवेज के अंदर जाती है और वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसके अंदर आपका मेनली सिंक का पानी हो जाता है, बाथटब नहाने का, आप शॉवर कर रहे हो, आप डिश वॉशर, कपड़े बर्तन जो कुछ भी आप धो रहे हो, और साथ ही आपके टॉयलेट वगैरह का सारी ह्यूमन वेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, साबुन, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपका एक तरीके से सीवेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये एक मेनली सोर्स हो जाता है, हमारे फ्रेश वाटर को कहीं ना कहीं काफी नुकसान पहुंचाता है एज कंपेयर टू, अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं तो ये ज्यादा हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज को, हमारे जो ग्राउंड टेबल है, नीचे जो हमारी अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, उसको यहाँ पर पोल्यूट करने का काम करता है। इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया काफी इसके अंदर काफी मात्रा में होते हैं, जो हमारे पानी को यहाँ पर दूषित करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है सीवेज एफ्लुएंट्स। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The more serious aspect of water pollution is caused by human activity। और ये आप सभी को पता है भाई, सबसे ज्यादा जो चीजें हम लोगों ने ही अपनी खुद की जो मानव गतिविधियां, उसकी वजह से ज्यादा समस्या आ रखी है। तो जो सबसे ज्यादा सीरियस एस्पेक्ट है वाटर पोल्यूशन का, सबसे ज्यादा जो एक गंभीर पहलू यहाँ पर हो सकता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियों के द्वारा, वो कौन सी हो सकती है? सीवेज का तो है, इंडस्ट्रियल का भी है, और ट्रेड वेस्ट का भी है, व्यापार अपशिष्ट भी है। ठीक है, हम अगर कोई भी गुड्स वगैरह, मान लो भैया तेल वगैरह के वाली सारी चीज, तो ये ट्रेड्स के अंदर ही आ जाती है। ऑटोमोबाइल, वुड एंड कूल, तो ये सारा आपका वाटर पोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये आपका एयर पोल्यूशन का हिस्सा है। भाई आप लोग ऑटोमोबाइल में आपके व्हीकल्स वगैरह आ जाते हैं, वहां से आप एयर पोल्यूशन करते हो, लकड़ी और कोयला जलाते हैं तो यहाँ से भी एयर पोल्यूशन होता है, तो ये आपका इसका हिस्सा नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं है। एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, थर्मल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी हो सकते हैं, इसलिए इसका ACD करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, इतना कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बिकॉज जो बी वाला है वो आपका वाटर पोल्यूशन से रिलेट नहीं करता है, हम पढ़ रहे हैं वाटर पोल्यूशन और बाकी सारी चीजें आपकी वाटर पोल्यूशन से ये रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर इज यूज्ड फॉर। भाई क्लोरीन हम लोग यूज करते हैं, आप सभी को पता है, पानी को कहीं ना कहीं मतलब एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, उसका लास्ट स्टेप होता है हम लोग क्लोरीन डाल देते हैं, और क्लोरीन जो है कहीं ना कहीं कीटाणु को खत्म भी करने का काम करता है उसमें। ठीक है, तो क्लोरीन जो है ड्रिंकिंग वाटर में किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? पीने के पानी में क्लोरीन का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए किया जाता है? तो डिसइंफेक्शन के लिए तो हम बिल्कुल करते हैं, कीटाणुओं को खत्म करने के लिए करते हैं। रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ओडर ट्रीटमेंट, हार्डनेस को खत्म करने के लिए नहीं, हम जो उसका जो एक पानी की जो एक खराब गंध है उसको भी खत्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सी भी करेक्ट है यहाँ पे। टर्बिडिटी कंट्रोल नहीं, बल्कि रिमूवल ऑफ आयरन और ये क्या, मैग्नीज। ठीक है, आयरन और मैग्नीज ये जो मिनरल्स हो जाते हैं, इनको भी यहाँ पर रिमूव करने का काम करता है। तो क्लोरीन के यहाँ पर 3 यूज हो जाते हैं, जो कि A, C और E है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ACE इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में कि क्यों ऐसा कहा गया है। देखिए, क्लोरीन क्या होता है, इज कॉमनली यूज्ड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट टू डिसइंफेक्ट द वाटर बाय किलिंग। मतलब जो पीने योग्य पानी है उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जो भी वायरस होते हैं या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, उनको यहाँ पर मारने का काम करता है और हमारे पानी को यहाँ पर ट्रीट करता है और पीने योग्य बनाता है। तो इसलिए आपका A पॉइंट सही था। और क्लोरीन यहाँ पर हेल्प करता है टू रिड्यूस अनप्लीजेंट ओडर, एक ऐसी गंध जो आपके लिए प्लीजेंट नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, उसको यहाँ पर रिड्यूस करने का काम करता है, जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर पानी के अंदर स्मेल ही गंदी आएगी तो हम उसको पिएंगे कैसे? ठीक है, तो क्लोरीन इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है क्लोरीन का। साथ ही क्लोरीन इफेक्टिव होता है इन रिमूविंग आयरन एंड मैग्नीज फ्रॉम वाटर। आयरन और मैग्नीज अगर प्रेजेंट है तो इसको रिमूव करने का काम भी करता है, क्योंकि नेचुरली ये जो नेचुरली अकरिंग मिनरल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं पानी में, और उसकी टेस्ट को और उसकी स्मेल को यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब बनाते हैं, जो आयरन है और जो मैग्नीज है, तो उनको रिमूव करने का काम भी कौन करता है? क्लोरीन करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 वहां पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर इज। आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर वाटर का हमें जो है कम होता है एज कंपेयर टू इम्प्योर वाटर। ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट है जिसको क्वंथनांक आप बोल सकते हो, ये आपका प्योर जो वाटर है, बिल्कुल जो प्योर वाटर है उसका कम होता है, जबकि इम्प्योर वाटर का ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इम्प्योर वाटर के अंदर आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, अशुद्धियां प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो कहीं ना कहीं उबलने में या फिर आप हीटअप होने में टाइम लेता है, तो उसका जो तापमान है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करने में टाइम लगता है उस चीज को, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ प्योर वाटर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पर कि जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का वो लेस होता है, बिल्कुल हमने अभी बात करी, लेस होता है इम्प्योर से। ठीक है, और इफ वी ऐड इम्प्योरिटीज, अगर हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? बिकॉज इम्प्योरिटीज ऐड हो गई है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा हीटअप होने में भी टाइम लगता है। अगर प्योर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है तो उसको आराम से हम लोग हीटअप कर सकते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है कम रहता है एज कम्पेयर टू इम्प्योर। अब एक और थोड़ी सी आपने समझना है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच लिक्विड जो है स्टार्ट कर देता है, मतलब लिक्विड जो है अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। भैया आप सभी को पता है लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लिक्विड जो है लिक्विड तरल फॉर्म में होता है, आप हिंदी में अगर समझे तो लिक्विड फॉर्म में, जो पानी, लिक्विड कह रही हूं, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जल जो है आपका तरल अवस्था में होता है, और जब बॉइलिंग करते हैं तो वो अपनी तरल अवस्था को छोड़ करके किस अवस्था में आ जाता है, वो अपनी गैसियस अवस्था में आ जाता है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड जो पानी जो है वो अपना जो लिक्विड यहाँ पे ये बोल सकते हो वो स्टार्ट हो जाता है, अपनी चेंज कर देता है स्टेट को इनटू गैसियस स्टेट। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट। अब हर लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, हर लिक्विड का अपना उबलने का अलग जो है स्टेट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी कि अगर बात करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। किसी भी नॉर्मल पानी का, एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक अगर प्रेशर उसमें बात करें तो जो पानी का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो अपनी स्टेट जो है चेंज कर देता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ये आपने यहाँ पर चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। Which of the following is not a water pollutant? इसमें से कौन सा जल का एक प्रदूषक नहीं है? क्रोमियम, सिल्ट है, ग्लेशियर है या फिर आर्सेनिक है? तो देखो ये सारे हैं, क्रोमियम भी है, सिल्ट भी है, आर्सेनिक भी है, और जो नहीं है वो आपका ग्लेशियर है। ठीक है, बिकॉज ये एक तरीके से क्या भाई, आइस का एक क्या होता है, पहाड़ टाइप ये तो होता है, जो ग्लेशियर होते हैं हमारे, और ये एक तरीके से प्योर वाटर का होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, विच इज इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी लिख करके दिया है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है आपका बताया गया कि अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन हो जाए पीने योग्य पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में, इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, जो इससे आपको स्किन का, लीवर का, लंग्स का और अदर ऑर्गेनिज्म आप इसके क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। अगर आप पीने के पानी में आर्सेनिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके यहाँ पर ये सारी चीजें डैमेज हो सकती है। क्रोमियम अगर है तो ये आपका मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट हो जाता है, जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आपका लीवर और किडनी को, आपके जो लीवर है, जो फेफड़े है और जो किडनी है, आप वो जो है आपके खराब हो सकते हैं। इंटरनल हेमोरेज हो सकता है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि श्वसन संबंधी आपको समस्या यहाँ हो सकती है। सिल्ट जो होता है वाटर में, इससे आपको किडनी स्टोन या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आपको इससे हो सकते हैं। तो ये चीज है प्लीज, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर वहां पर 3 जो था वो सही हो जाता था। 3 था या 2 था वो देख लेना। ठीक है, आई थिंक हाँ 3 था, ग्लेशियर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन? जल के प्रदूषण से इनमें से कौन सा डिजीज आपका हो जाता है? जब अब देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो कंटेंट मैंने आपको करवाया था, मैंने वहां पे सारी चीजें आपको कवर करने की कोशिश करी थी, बट इन केस अगर वहां पे कुछ भी छूटा है तो वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करी है। बिकॉज मैंने एक कमेंट देखा था कि मैम डिजीज भी करवाइए, तो देखो डिजीज मैंने यहाँ पर करवा दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसने कंटेंट देख लिया वो क्वेश्चन ना देखें, क्वेश्चन को देखो, आपको यहाँ पर और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है कंटेंट के अलावा, इसलिए आपके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पे कौन सी डिजीज हो जाती है जो कि वाटर पोल्यूशन से होता है? कंजक्टिविटीज है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, डायरिया है या फिर ब्रोंकिटिस है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ब्रोंकिटिस तो मैंने कल के ही आपके सेशन में आपको करवाए थे, ये तो आपके एयर पोल्यूशन से रिलेट कर रहे थे ना, ठीक है। तो या तो आपको एयर पोल्यूशन से रिलेट कर रहे थे, जबकि जब पानी से रिलेट करता है वो आपका डायरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरिया, जिसमें आपको दस्त की समस्या हो जाती है। बात करें अगर कंजक्टिविटीज में, तो ये आपका आई रिलेटेड कुछ समस्या होती है, आपकी आई बॉल्स के रिलेटेड समस्या होती है, मतलब आंख आना टाइप है ना, ये तो आप समझ ही गए भी आंख आना क्या बोलते हैं। तो आपके आई बॉल से रिलेटेड समस्या ये हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3 हो जाता है, डायरिया इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन की वजह से कुछ डिजीजेस यहाँ पे आपको हो सकते हैं। इसमें आपका टाइफाइड आ जाता है, अमीयोबाइसिस आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद एस्कारियसिस आ जाता है, डायरिया हो जाता है, और एंसेफ्लाइटिस यहाँ पे आपको हो जाती है। तो ये कुछ नाम है, आपने ध्यान में रख लेना है, मे भी आपसे पूछ लें। डायरिया इज कॉज्ड मोस्टली ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। जब आप अच्छा पानी नहीं पीते हो, अगर आप कहीं ना कहीं दूषित पानी अगर पी रहे हो, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर दस्त की समस्या हो सकती है, और आपको यहाँ पर लूज और वोटरी स्टूल आपके यहाँ पर हो सकते हैं। और कई बार सिचुएशन बहुत ही वर्स भी हो जाती है इस केस में, ठीक है। आप बार बार स्टूल पास करते हो और फ्रीक्वेंट नीड टू हैव ए बाउल मूवमेंट, यहाँ पर आपको जो है बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है, बार बार आप जो है टॉयलेट यहाँ पर जाते हो, अगर आप ऐसा दूषित पानी पीते हो, अगर आपको डायरिया यहाँ पर हो जाता है, अगर आप सेवर कंडीशन में हो तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, जो जल का प्रदूषण है उसके रीजन क्या हो सकते हैं यहाँ पर? मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसका आंसर कौन कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मुझे कमेंट करके बताना किसका ये गलत हुआ है, किसने इसे आंसर नहीं किया है। तो इसका जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि एक पानी का जो प्रदूषण है उसका कारण, तो ये सभी इस चीज के क्या है? कारण, ठीक है। पेस्टिसाइड से भी आपका वाटर पोल्यूशन होता है, हमने तो कर ही रखा है, हमने तो अति कर ही रखी है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सारी चीजें यहाँ पर ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इस चीज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पर बढ़ते हैं, और मुझे कमेंट करके बताना ये किसका गलत गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। अब देखो फिर से डिजीज आ गए हैं कि अगर आपने पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम किया है, तो कौन कौन से डिजीजेस का यहाँ पर एक आपने थोड़ा सा एक समूह बताना कि कौन कौन से वाटर से संबंधित आपको डिजीज यहाँ पर है। तो कोलरा है, एक्यूट डायरिया है, टाइफाइड है, या फिर पोलियो है। ये तो है, पोलियो भी इससे हो सकता है, कोलरा भी है, और डायरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी, ये सारी चीजें है आपका हो सकता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कोलरा है, टाइफाइड है, एंटरटीज है, एंड ट्यूबरक्लोसिस वाटर पोल्यूशन से नहीं होता है, ट्यूबरक्लोसिस इससे नहीं होता है। बात करेगा नीचे तो यहाँ पर भी ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी इससे नहीं होता, ये कहीं ना कहीं आपका एयर से संबंधित आपके डिजीज हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी आप इसको बोल सकते हो, एयर से संबंधित हो जाता है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। कोलरा मतलब हैजा होता है, और एक्यूट डायरिया मतलब आपको तीव्र दस्त की समस्या है, बार बार स्टूल पास करते हो, टाइफाइड आप सभी को पता है, और पोलियो भी आप सभी को पता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां यहां पर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लो क्या चीजें है ये, कि कोलरा क्या होता है। मेन कॉज इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, ये जो है इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पॉल्यूटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको हैजा वगैरह हो जाता है। हार्ड वाटर का इंजेक्शन अगर आपने किया है, कोलरा कॉजिंग जर्म्स अगर उसके अंदर है, कोई आपने जो पानी जो भी आपने पॉल्यूटेड वाटर लिया उसके अंदर अगर ऐसे कोई जर्म्स है जिससे कोलरा हो सकता है। अगर आपने स्विमिंग किया है किसी भी डर्टी अनसेफ वाटर के अंदर, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर कोलरा हो सकता है, ठीक है। कोई क्लोरा पड़ता है, कोई कोलरा पड़ता है, तो अपना सबका प्रोनाउंसिएशन है। इसके जो सिम्टम्स है उसमें स्टोमक में अल्सर हो जाता है, ठीक है, और सेवर डिहाइड्रेशन हो जाता आपको पानी की बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होने लगती है, आपको लगता है मतलब अंदर जो है पानी बचता ही नहीं है भाई, बार बार अगर आप स्टूल पास करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं पेट के अंदर। रैपिड डायरिया, आपको मतलब गंभीर रूप से आपको दस्त भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये कोलरा है। उसके बाद डायरिया की अगर बात करें तो डायरिया इज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट और ए डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टूल, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आपका जो है आवृत्ति में वृद्धि हो रही है, मूल रूप में, अरे इंग्लिश में देखो आप इसको यानी कि फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहा है, और बाउल मूवमेंट आपका यहाँ पर ज्यादा जो हो रहा है, मतलब मूवमेंट यहाँ पर चीजों की ज्यादा हो गई है। मेजर कॉज ऑफ डायरिया इज ड्रिंकिंग वाटर विच इज पॉल्यूटेड, इसका भी जो मेन एक रीजन हो जाता है, आपने पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम किया है जिसमें बैक्टीरिया है, केमिकल्स वगैरह है, और ड्यू टू द यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विदाउट, आपने बिना किसी फिल्ट्रेशन के पानी को पिया, बिना किसी ट्रीटमेंट के आपने ऐसे ही
अशुद्ध अगर पानी पी लिया तो आपको यहाँ पर डायरिया की समस्या हो सकती है। और आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है भाई फिल्ट्रेशन की और ट्रीटमेंट की काफी जरूरत पड़ चुकी है, बिकॉज अंडरग्राउंड का जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सेफ नहीं रह गया है आज के टाइम पे। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, थोड़े से और है जिसके बारे में बात करेंगे। टाइफाइड है जिसके अंदर, जो हमारे ऑप्शन में हमें देखने को मिला था, इसके बारे में भी देख लो। ये जो है किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, ये भी ध्यान में रख लेना। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, ग्रोइंग इन द इंटेस्टाइन ब्लड, जो कि ब्लड के अंदर आपके जो आंतें वगैरह होती है उनके अंदर भी होता है। इट इज स्प्रेड बाय द ड्रिंकिंग वाटर, वो सेम बात है, अगर आपने कॉन्टामिनेटेड अगर पानी पिया है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर मल वगैरह है, फेसिस मतलब मल वगैरह, फीकिस मतलब मल वगैरह है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो फिर यहाँ पर ये सारी चीजें आपको हो सकती है, टाइफाइड वगैरह हो सकती है। इससे आपको सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको यहाँ पर कमजोरी फील हो सकती है, हेपेटाइट वीकनेस आपको यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, वजन की कमी आपको फील हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, और कई बार इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आप उल्टी अगर कर रहे हो तो आपको ब्लीडिंग की समस्या भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये सारे टाइफाइड की है। पोलियो है आपका, ये एक तरीके का वायरस होता है दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इज मेनली स्प्रेड बाय पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, यानी कि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने पर भी ये चीजें फैलती है, और ये एक तरह का वायरस होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ईटिंग, अगर आप अंडर कुक खाना बनाते हो, अंडर कुक अगर फूड का अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप कॉन्टामिनेटेड पानी यहाँ पर पी रहे हो जिसके अंदर किसी भी एक संक्रमित बंदे का अगर मल वगैरह है, तो भी आप इस चीज को, ये आपको हो सकता है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स जो है माइनर से मेजर तक जा सकते हैं, कम से लेके ज्यादा तक आ सकते हैं। कम का मतलब आपको बुखार हो सकता है, आप थके हुए महसूस कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर कफ हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है हाथ पैरों में, और मेजर के अंदर आपको परमानेंट लॉस ऑफ मसल भी हो सकता है, यानी कि आपकी जो मांसपेशियां उसके कार्य करने की क्षमता तक भी जा सकती है पोलियो के अंदर। तो ये आपकी मेजर लॉस यहाँ पर हो जाती है। तो ये कुछ डिजीज थी, इनको भी आपने थोड़ा सा करके जाना है। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आपका था दिया गया था उसमें भी, जो कि था नहीं ऑप्शन में, मतलब इसलिए जो करेक्ट नहीं था। ट्यूबरक्लोसिस मैंने क्यों गलत बताया था? बिकॉज ये एयरबोर्न डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है जो इस चीज को जो है करता है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, तपेदिक आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपकी एयर से संबंधित है। एंटरटीज की बात करें तो ये एक इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत की सूजन संबंधित ये बीमारी होती है एंटरटीज को। आप आंत्रशोथ भी बोल सकते हो, हिंदी में देख लेना भाई, मे भी हो सकता है इधर उधर हो जाए, बट इंग्लिश में प्लीज इसको कंसिडर करके चलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिजल्टेड इन डिटोरिएशन इन वाटर क्वालिटी? किसने भाई पानी की जो क्वालिटी है, पानी की जो गुणवत्ता है उसके अंदर गिरावट आई, किसके परिणाम स्वरूप? पानी की जो क्वालिटी है बिल्कुल यहाँ पर डिटोरिएट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। नॉट डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर प्रॉपरली, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हमने जो अपना वेस्ट पानी है उसको प्रॉपरली हम लोग डिस्पोज नहीं करते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है उसकी क्वालिटी काफी खराब हो चुकी है। डिफोरेस्टेशन नहीं, रोंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एक्सेस भी नहीं, बल्कि ये हमारा एक मेन रीजन हो जाता है कि हमने हमारी पानी की क्वालिटी को बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर लिया, डिटोरिएट कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आपके शुरू हो जाते हैं यहाँ से क्या, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ बिकॉज मुझे आपको ये समझाना है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहां से आपके वाटर ट्रीटमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे पहले मैंने ये डायग्राम इसलिए लाया ताकि मैं आपको पहले ये समझा दूं, जो कि मैंने आपको कंटेंट करते टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आप इस चीज को समझ लेते तो आगे के जो कमिंग क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है फिर कमिंग क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और मैं ये जरूर कहूंगी, मे भी जो भी मुझे देखते हैं, जिन्होंने भी मेरे थ्रू ये तैयारी करी है, उन्होंने वो वीडियोस आई थिंक देख ली है, फिर भी एक बार फिर से देख लेना रिवाइज करने के लिए। अगर आपने नोट्स बनाए उसको पढ़ लेना इन क्वेश्चंस को करने से पहले, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। देखो, वाटर ट्रीटमेंट का, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर चलती हैं। पहले यहाँ पर आपको एक स्क्रीन से पास होना पड़ता है, आपको नहीं, पानी को, जो भी आपका सीवेज वाटर है, आप सभी को पता है सीवेज वाटर के अंदर सब कुछ होता है। उसके अंदर आपका पॉलिथीन से, कैन से, प्लास्टिक से, और आपके पत्थर, कंकर, गाद से लेकर के मिट्टी, कुछ भी वहां पर हो सकता है। ठीक है, मल वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब ह्यूमन फीकिस वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो वो सारी चीजें पहले यहाँ पर इस स्क्रीन से पास होती है। ठीक है, इस स्क्रीन से पास होती है। इसलिए एक जाल टाइप होता है जो कि आपका मेन जो सॉलिड चीज है उसको हटा देता है, मेन जो सॉलिड चीज है उसको हटा देता है, और ओनली आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो आपका आगे पास होता है। लिक्विड फॉर्म के साथ साथ जो भी आपकी गाद, मिट्टी वगैरह है वो भी इसमें पास होती है, बिकॉज ये जाली का बना होता है। और जाली सिर्फ आपका मान लो पॉलिथीन को रोक पाएगी, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, ग्रेवल, उनको रोक पाएगी,
या फिर कोई कैन वगैरह या प्लास्टिक वगैरह पड़ा उसको रोक पाएगी ये जाली सिर्फ। लेकिन लिक्विड फॉर्म में जो इंप्योरिटी है वो साथ ही जाएगी, मिट्टी भी इसके साथ ही जाएगी। ठीक है, तो यहां तक अभी भी पानी आपका बड़ी मात्रा में पॉल्यूटेड है, यहां तक हम जा चुके हैं। अब बात आती है ग्रिट रिमूवल की। ग्रिट बोल सकते हो, सैंड रिमूवल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ पर एक चैम्बर हो जाता है। इसके अंदर जब पानी जाता है तो यहाँ पर आपका जो भारी मात्रा में जो गाद है, जिसको आप स्लज बोल सकते हो, स्लज यहाँ पर आपको बार बार सुनने को मिलेगा, SLUDG स्लज, इसको आप कीचड़ भी बोल सकते हो। या फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो भारी मात्रा में गाद मिट्टी होती है जो कि होती है। ठीक है, अब पानी के अंदर आपका ये है भारी मात्रा में, तो वो क्या करेगा, नीचे आपका यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। नीचे यहाँ पर ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई, ऊपर आपका पानी पानी है। अब ये पानी साफ पानी नहीं है, इस पानी के अंदर आपके जो डिजोल्व होने वाली इंप्योरिटीज है वो सारी है यहाँ पे। बट मेनली जो हमारा ये जो सिस्टम है ना, वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। अब ये चीज हटाने के बाद ऊपर से जो पानी है वो यहाँ पर पास कर दिया जाएगा, और ये जो आपकी स्लज हो गई है, इस स्लज को हम नीचे ला करके इधर, और फिर इस चीज को हम लैंडफिल वगैरह, मतलब इस चीज का हम डिस्पोज कर देंगे इस चीज को। ठीक है, लैंडफिल में क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें फिर हम डिस्पोज कर देंगे। अब ये भारी मात्रा में जो स्लज था वो तो गया यहां से, अब बचा है फिर भी थोड़ा बहुत स्लज इसके अंदर बचा हुआ है, सारी मिट्टी रही गई है। अब जो स्लज गई अगर आप देखें तो बोलती फाइन पार्टिकल्स है यहाँ पर स्लज के, कीचड़ की। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख करके भी दिया गया है। यहाँ पर ऊपर पानी है जिसके अंदर अभी भी जो है इंप्योरिटीज है, और ये आपका थोड़े से फाइन स्लज वगैरह है। अब क्या किया जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लैरिफिकेशन, या फिर आप इसको प्राइमरी या फिर इसको फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि यहां पर पानी को बिल्कुल पूरी तरीके से रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट देने का मतलब क्या है, रेस्ट देने का मतलब यह है कि पानी में किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करी जाएगी, पानी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया जाएगा, ताकि जो भी आपके सेटल होने वाले नीचे बैठने वाली इंप्योरिटीज है वो यहां पर आकर के इकट्ठी हो जाए, ऊपर आपका मेनली पानी पानी रह जाए, जो कि इंप्योरिटी फॉर्म में ही रहेगा, अभी भी वो साफ नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर इसको रेस्ट इसलिए दिया जा रहा है कि जो भी आपकी रिमेनिंग गाद वगैरह, जो भी आपकी रिमेनिंग मिट्टी वगैरह, जिसको आप स्लज बोल सकते हो, वो यहां पर इकट्ठी हो जाए। तो ये आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि आप 6th क्लास से पढ़ के आते हो। अब क्या किया जाएगा, इस पानी को यहां पर एरेशन टैंक में लाया जाएगा, लेकिन ये जो स्लज है आपका, इस स्लज को आप यहां पर पास करेंगे, जिसको स्लज डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं। ठीक है, स्लज डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस स्लज डाइजेस्टर टैंक के अंदर आपको ये सारी क्या मिला, ये स्लज आ गया, यहाँ पर ये जो कीचड़ था ये आ गया। इस कीचड़ के अंदर आपके एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये आपने ध्यान में रखना, बिकॉज आपसे ये पूछे जाते हैं सारी चीजें। जो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक एक चीज ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपके पास एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस स्लज को फीड करने का काम करते हैं, इस स्लज को फीड करते हैं, इसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इनको एनएरोबिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो है इस स्लज के अंदर, आप सभी को पता भाई सीवेज से ये स्लज आया है, तो इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स है जो इन एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए जरूरी होते हैं इनको फीड करने के लिए। अभी समझे मैं क्या बोल रही हूं, कि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनको मल्टीप्लाई होने के लिए, जितने बैक्टीरिया होंगे वो उतनी जल्दी इस स्लज को फीड करने का काम करेंगे, उसको डिकम्पोज करने का काम करेंगे और उसको खत्म करने का काम करेंगे। भाई हमें खत्म ही तो करना है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और इनको ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, इस सीवेज के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनके ऊपर ये फीड करते हैं, और फीड करके वो मल्टीपल्स होते रहते हैं, और बाद में इस पूरे जो स्लज जो है, इसको पूरे को वो कुछ को तो डिकम्पोज कर देते हैं, और जो स्लज डिकम्पोज नहीं होता, अब 2 स्टेप में आता है। एक आ गया कि इसने उसको फीड कर लिया डिकम्पोज करके, और यहां से फिर बनती है क्या, बायोगैस। और दूसरा जो डाइजेस्टेड स्लज है जो रह गया है, वो फिर बाद में हम ड्राई करके सुखा के और उसको एज ए मैन्योर यूज कर लेते हैं, एज ए खाद इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब देखो कितने 2 बायो प्रोडक्ट निकले, यहां से 2 बाई प्रोडक्ट निकले हैं वाटर ट्रीटमेंट के, यानी कि हमारा पानी तो साफ हो ही रहा है, साथ ही हमें बायोगैस मिल रही है जो कि हम अपने एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, और हमें अपने खेतों के लिए क्या मिल गई है, खाद मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, और आपके यहाँ पर ये जो आपके डाइजेस्टर स्लज डाइजेस्टर टैंक होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पर।
अब ये मैंने इतना बता दिया। इतना बताने के बाद अब ये जो पानी था भाई नीचे स्लज तो गया, अब ये जो पानी था इसको आप लेकर के आते हो एरेशन टैंक के अंदर। एरेशन टैंक इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहां पर ये जो अब बैक्टीरिया रह गए हैं ये आपके एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है? ये आपके एरोबिक बैक्टीरिया है जिनको एयर दी जाएगी, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ग्रो अप होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए। इनको किस चीज की जरूरत होती है? इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब इस टैंक के अंदर हम लोग प्रोवाइड करेंगे एयर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके ये जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक है यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से वो मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी रिमेनिंग स्लज बच रहा है उस चीज को डिकम्पोज करने का काम करेंगे। पहले तो डिकम्पोज किया था इधर एनएरोबिक बैक्टीरिया ने, जो जिन्होंने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, वो आपस में उनके पास ऑलरेडी सीवेज का जो न्यूट्रिएंट्स है उसके बल पर वो पूरे ग्रो अप हो रहे थे। बट यहाँ पर ऑक्सीजन की हेल्प से ये ग्रो अप करेंगे जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इनको बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज को इन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया एयर की हेल्प से, और ये सब हो रहा है एरेशन टैंक के अंदर। उसके बाद ये सारी चीजें क्या करेंगे? फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन। इसको आप सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक भी बोल सकते हो। मे बी आपको यही लिख करके दिया जाएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, यहां पर हमने क्या किया था कि पूरा जो गंदा पानी था उसमें स्लज के साथ पूरा इसको सेटल डाउन करवाया गया था। फिर से हम इसको पूरे पानी को, क्योंकि हमने बैक्टीरिया ने खा लिया है, अब इसके अंदर स्लज नहीं है बल्कि क्या है, इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव क्यों हो चुके हैं? बिकॉज उनको ऑक्सीजन मिल चुकी है और वो मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, अपनी संख्या में उनको बढ़ोतरी हो चुकी है, तो यहां पर के वो आकर के एक्टिव हो चुकी हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर हम फिर से इस पानी को क्या करवाएंगे? रिलैक्स करवाएंगे। इस पानी को फिर से हम रेस्ट करवाएंगे। रेस्ट करवाने के बाद ये जो एक्टिव वाले हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो नीचे सेटल डाउन होने के बाद हम क्या करेंगे? इस पानी को हटा लेंगे और ये जो एक्टिव वाले हैं उनको यहां से अलग कर देंगे। ठीक है, इतना समझे? एक्टिव वाले हटा दिए यहां से। अब यहां पर हमारा मोस्टली जो पानी बच गया है वो मोस्टली प्योर फॉर्म में बच गया है। अब इस पानी को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं जिस भी पर्पज के लिए करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इसको फिर से फिल्टर किया जाता है और उसके अंदर डिसइंफेक्शन के लिए, कीटाणु को मुक्त करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्लोरीन का इस्तेमाल करने के बाद हमारा अब पानी बिल्कुल फ्री है किस चीज के लिए? डिस्चार्ज करने के लिए, टू सरफेस वाटर। अब हम इसको घरों में डिस्चार्ज कर सकते हैं, किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हैं, मान लीजिए किसी झील में, किसी तालाब में, या फिर हम किसी भी कोई टैंक वगैरह में भर सकते हैं नीचे, या फिर हम इसको सरफेस वाटर के रूप में हम कहीं पर भी इस चीज को हम इसको स्टोर कर सकते हैं। पानी यहां से स्टार्ट हुआ था आपका, जो कि बिल्कुल पूरी फॉर्म में बहुत ही गंदा पानी था, और यहां पर आके यहां तक आते आते आपका पानी बिल्कुल ही साफ हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी स्टेप समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ से मोटे तौर पर बता देती हूँ। ठीक है, कि यहाँ से आपका पूरा गंदा पानी आया, यहाँ से जो है जाली के थ्रू मोटे मोटे कंकड़ हटा दिए, प्लास्टिक हटा दिया, कैन हटा दिया, जो कुछ उसके अंदर मोटे मोटे सॉलिड फॉर्म थे वो हटा दिया। अब सिर्फ लिक्विड फॉर्म बचा है मिट्टी के साथ। यहां पर क्या हुआ? इस पूरे जो स्लज है इसको मोटे तौर पर यहां पर हटा दिया नीचे यहां, और इसको लैंडफिल वगैरह कर दिया। उसके बाद पानी को इधर ट्रांसफर किया गया, उसका सेडिमेंटेशन किया गया, इसको रेस्ट दिया गया। जो स्लज था उसको यहां पर डिकम्पोज करवाया गया बाय द एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि सीवेज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर फीड करने का काम करते हैं। उसके बाद इस पानी को एरेशन टैंक में लाया गया। एरेशन टैंक में ऑक्सीजन प्रोवाइड करी गई, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज ये आपके एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए होती है मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई, इस पूरे स्लज को खत्म किया। उसके बाद इनको हटा लिया गया यहां से नहीं, यहां से हटेंगे एक्टिव यहां पर, इनको ये यहां पर आ गए। फिर इनका फिर से सेडिमेंटेशन किया गया, पानी यहां से अलग किया गया, इनको यहां से हटाया गया, और यहां से फिर क्लोरीन ऐड किया गया, और अब हमारा जो पानी है पूरी तरीके से क्या है? साफ है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसको कराने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन को ही मैं गाती रहूं, आपको कुछ समझ में ना आए। अब क्वेश्चन करने में मजे आएंगे। चलो 11th क्वेश्चन को देखते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर? कौन सा इसमें से डिसइंफेक्ट वाटर नहीं करता है? भाई क्लोरीन तो करता है, ठीक है, लेकिन कौन सा हेल्प नहीं करता है? फिल्ट्रेशन, क्लोरीन टैबलेट, एलम्स, बॉइलिंग। अब देखो बॉइलिंग भी कहीं ना कहीं जब हम बॉइल करते हैं तो कीटाणु ऑब्वियस सी बात है मरते हैं, और एलम्स भी यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जो फिटकरी होती है, कोगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और
क्लोरीन तो हम लोग करते हैं, जो हम नहीं करते वो अपना फिल्ट्रेशन होता है, बिकॉज फिल्ट्रेशन तो हम कब करते हैं, जब हम वहां ऊपर स्क्रीनिंग कर रहे थे ना, वहां जब हम ऊपर स्क्रीनिंग कर रहे थे, जो हम जाली वगैरह सबसे पहला स्टेप में हम जाली लगा रहे थे, स्क्रीनिंग कर रहे थे, वो हमारा स्क्रीनिंग था जिसको हम फिल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे हम मोटे तौर पर जो इंप्योरिटी है उसको अलग करते हैं, ठीक है। आपसे मे बी स्क्रीनिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। स्क्रीनिंग एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर ये जो था ना आपका डेब्रिस, यहाँ पे जो स्क्रीन लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जाली लगी होती है, इसको आप स्क्रीनिंग भी बोलते हो। स्क्रीनिंग को आप ऐसे समझ लो कि आप लोग एचटेट का एग्जाम देकर के आए हुए हो, एचटेट का एग्जाम देने के लिए मान लीजिए बैठे 100 बच्चे, अब 100 तो नहीं बैठते, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, 100 बच्चे बैठे एचटेट का एग्जाम देने के लिए, एचटेट को एग्जाम दिया इन्होंने और एचटेट का पास करके मान लीजिए इसमें से 50 बच्चे आ गए, 50 बच्चे अब आगे स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे, छटनी टाइप हो गई ना, तो ये भी छटनी टाइप है ये यहाँ पर आपके सॉलिड वेस्ट को छटाव कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है आपके लिक्विड फॉर्म के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, फिल्ट्रेशन इसका राइट आंसर था, जो कि नहीं करता डिसइंफेक्टेड को रिमूव, कीटाणुओं को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच इज यूज्ड टू रिमूव ग्रिट, सैंड एंड सच अदर इनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सीवेज। अगर आपने उस डायग्राम को अच्छे से देखा हो तो सेकंड स्टेप आ जाता है, जब हम ग्रिट को रिमूव करते हैं, सैंड को रिमूव करते हैं, ग्रेवल वगैरह को रिमूव करते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को, क्योंकि बड़े पत्थर तो हमारी जो स्क्रीनिंग है वहां पर रिमूव हो जाते हैं। तो ये कहां पे होता है, तो ये आपका ग्रिट चैम्बर के अंदर यूज होता है, जो आपका सेकंड नंबर का स्टेप था, ठीक है। एक बार पीछे जाकर के देख लेना, प्रीवियस जाकर के, ग्रिट चैम्बर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। स्क्रीन तो आपका क्या था, स्क्रीन तो आपका जो मोटे तौर पर वो जाली वाला था, स्क्रीनिंग कर रहा था ना, जो कि आपके कैंस वगैरह को, प्लास्टिक को, बड़े बड़े पत्थरों को अलग कर रहा था। प्राइमरी सेटलिंग टैंक कब हो रही थी, प्राइमरी सेटलिंग टैंक हो रही थी जब हमने सिल्ट वगैरह रिमूव कर लिया था और जब हम स्लज को रिमूव कर रहे थे डाइजेस्टर टैंक में ले जाने के लिए, जब हम, तो वो आपका प्राइमरी सेटलिंग था जिसको आप फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हो, ठीक है। और स्लज का डाइजेस्टर कहां पे हो रहा था, स्लज का डाइजेस्टर आपका सेप्टिक टैंक में हो रहा था, जो कि आपका नीचे, जो नीचे टैंक बना करके दिखाया गया था ना, जहां पे एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो आपका स्लज डाइजेस्टर है, ठीक है। तो आपको इसलिए मैंने वो सारी चीजें पहले करवाई ताकि आपको ऑप्शंस आराम से समझ में आ जाए। तो इसका जो आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। 13th पे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन कहता है कि एक्टिवेटेड स्लज, अभी एकदम से हिट किया माइंड में कि एक्टिवेटेड स्लज मैंने क्या बताया था, एक्टिवेटेड स्लज वो था जहां पे आपके एरोबिक थे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, वो आपका एक्टिवेटेड स्लज था, ठीक है। वो आपका कैसा था, एक्टिवेटेड था, बिकॉज यहाँ पे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे, एक्टिवेटेड थे, ठीक है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन दी गई थी मल्टीप्लाई होने के लिए, तो वो एक्टिवेटेड थे। तो ये स्लज भी आपका क्या हो जाता है, मतलब ये जो हमने जब अभी रुको एक मिनट, अभी बताती हूँ ऊपर जाके एक्टिवेटेड स्लज क्या है। देखो ये जो ऊपर डायग्राम हमने पढ़ा था, ये जो हमने ऊपर डायग्राम इधर देखा, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमने पहले यहाँ पर क्या था, ये आपका इधर आपके एरोबिक बैक्टीरिया थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। अब ये जो है हमने जब इस टैंक में लेके गए तो स्लज तो ये खा गए, इधर इन्होंने फीड कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे जो एक्टिव जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वही बचे हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए जो एक्टिव स्लज का काम कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास बचे ही ये है, कीचड़ के फॉर्म में ओनली हमारे पास बचे ही ये है, तो इन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं को ही हमने यहां से क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अभी समझे इस चीज को, तो ये चीजें आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से बताई ही इसलिए ताकि आपको सारे ऑप्शंस इजीली क्लियर हो जाए। चलिए, एक्टिवेटेड स्लज यहां पर हमसे पूछा है कि एज एन एग्जांपल ऑफ डैश ग्रोथ प्रोसेस, ये किस वृद्धि प्रक्रिया का एग्जांपल है। एक्टिवेटेड स्लज क्या था, मैंने आपको बताया ना, जिसके अंदर आपके एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। अब ये जो है आपके एनएरोबिक तो है ही नहीं, एनएरोबिक तो है ही नहीं, एरोबिक है यहां पर, लेकिन ये भी एनारोबिक है, ये एरोबिक है, इसको क्रॉस मत करो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एरोबिक सस्पेंडेड आंसर आ जाएगा, अटैच नहीं आएगा, एरोबिक सस्पेंडेड आ जाएगा, बिकॉज ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पानी के साथ सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो एरोबिक निलंबित आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आपका सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ना कि 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The digested sludge from septic tank is removed after a maximum period। सेप्टिक टैंक क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो कि अंडरग्राउंड था, वो नीचे, बिल्कुल जो नीचे था जाकर के, जो आपको मैंने डाइजेस्टर था, स्लज डाइजेस्टर जहां पर लिखा हुआ था, जहां पर आपके एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे थे, तो आपका सेप्टिक टैंक था वो, ठीक है। तो डाइजेस्टेड जो स्लज है फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज रिमूव्ड आफ्टर ए मतलब मैक्सिमम कब तक उस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक से पचे हुए गाद को हम अधिकतम अवधि के बाद कब तक हटा सकते हैं। तो ये आपका 3 इयर्स हो जाता है, ठीक है। 3 साल मैक्सिमम इस चीज को आप रख सकते हो, उसके बाद मैक्सिमम पीरियड आप इसका 3 साल, मतलब उसके बाद आपको इसे हटाना ही है, तो 3 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट है द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन, अब फिर से यही आ गया है कि जो एक्टिवेटेड स्लज है, ऊपर भी शायद यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा आई थिंक सेम ही था। द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन, यानी कि एक्टिवेटेड स्लज क्या था, जिसके अंदर आपके कैसे थे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया थे जिनको ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड करी थी। बाद में सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर इस चीज को हमने रिमूव कर दिया था, उनको सेटल डाउन करवा के, और ये आपके एक्टिवेटेड स्लज का काम कर रहे थे। तो एक्टिवेटेड स्लज किसका एग्जाम्पल है भाई, एरोबिक का है, एनारोबिक तो हो ही नहीं सकता, एनारोबिक नहीं है, एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि सस्पेंडेड फॉर्म में है सारी चीजें, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, अ डैश टैंक इज एन अंडरग्राउंड चेंबर। ध्यान से अगर आपने मेरी बातें सुनी हो तो इसने वही चीज बोली है कि कौन सा टैंक है जो कि अंडरग्राउंड चेंबर है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, अंडरग्राउंड था, वो कौन सा था, वो आपका सेप्टिक टैंक था। मेड ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट से बना होता है, फाइबर ग्लास से बना होता है, प्लास्टिक थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्लोज फॉर बेसिक ट्रीटमेंट, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी डोमेस्टिक, जो घरेलू जो आपका वेस्ट वाटर है, सीवेज आप जिसको बोल सकते हो, बेसिक ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो ये आपका सेप्टिक टैंक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगर आपने ऊपर मेरी सारी बातें सुनी होंगी तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना पा रहे होंगे। थोड़ा सा इस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेप्टिक टैंक जो है वो एक कंक्रीट, फाइबर ग्लास और प्लास्टिक चैम्बर होता है थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को बेसिक ट्रीटमेंट के लिए इस चीज में लाया जाता है, बिकॉज हम उसमें ट्रीटमेंट ही तो कर रहे थे वो सारी चीजें, है ना। और एनारोबिक एक्शन यहाँ पर होते हैं, मैंने आपको बताया डायग्राम में वहां पर कैसे बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि डोमेस्टिक अगर वेस्ट है, सीवेज अगर वेस्ट है तो उसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो फीड करते हैं। विद इन सेप्टिक टैंक यहाँ आपके कौन से एक्शंस होते हैं, एनारोबिक होते हैं। द टर्म सेप्टिक रेफर्स टू द एनारोबिक बैक्टीरियल एनवायरनमेंट दैट फॉर्म्स इन द टैंक एंड डिकम्पोज द वेस्ट दैट इज एक्सपेल्ड, यानी कि ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं जो वेस्ट वहां पर प्रेजेंट है। सारी चीजें आपको मैं ओरली वहां पर बता करके आई हूं। डोमेस्टिक सेवेज जो होता है एज वेल एज एनिमल एंड पोल्ट्री वेस्ट आर एग्जांपल ऑफ, ये सारे न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल्स होते हैं। सेम बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उनको मल्टीप्लाई होने के लिए जो वेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके ह्यूमन से लेकर एनिमल के वेस्ट से लेकर आपके पोल्ट्री वेस्ट से लेकर के सारी चीजें यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स काफी उसकी मात्रा में होते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो पाते हैं और सारी प्रोसेस को यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने बता दी ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट units is organic matter destroyed and stabilized by anaerobic bacteria, मतलब कि किस अपशिष्ट जल उपचार इकाई में अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ को नष्ट और स्थिर किया जाता है। किसको स्थिर किया जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू, ट्रिकलिंग फिल्टर के थ्रू किया जाता है। ये जो फिल्टर है वो आपका वाटर ट्रीटमेंट के अंदर ही यूज होता है, बट इसके अंदर हम किस अशुद्धियों को निकालते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको यहां पर सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ डेट्रिटस टैंक इज प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव, सीवेज के प्राथमिक उपचार में हटाने के लिए एक अपरद टैंक यानी कि डेट्रिटस टैंक आपको प्रोवाइड किया गया है। मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कब करते हैं, जो शुरुआती ट्रीटमेंट हम कर रहे थे जिसके अंदर हम लोग स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है, हम लोग सेडिमेंटेशन वगैरह कर रहे थे, तो आपका प्राइमरी था। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेट्रिटस टैंक इज प्रोवाइड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव। हम इसमें कौन से टैंक का इस्तेमाल कर रहे थे, सस्पेंडेड सॉलिड का, स्टोन्स का, या फिर ग्रिट का, या फिर ऑयल और ग्रीसिस का इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखो यहां पर हम किसका, ग्रिट का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, किसका इस्तेमाल कर रहे थे, ग्रिट का। एक सेकेंड, स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, बिकॉज हम लोग मैक्सिमम जो शुरुआत में हम जो स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे थे उस चीज में हम क्या निकाल रहे थे, सबसे पहले जो मोटे स्टोन्स है उसको ही तो रिमूव कर रहे थे, मोटे स्टोन्स को, प्लास्टिक को, ठीक है, जो भी कैन वगैरह थे, कुछ भी जो आपका सॉलिड फॉर्म था उस चीज को हम यहाँ पर रिमूव कर रहे थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, इसका आंसर आपका स्टोन हो जाता है, ठीक है, स्टोन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, a trickling filter is designed to remove,
ट्रिकलिंग फिल्टर जो है किस चीज को अब मैंने आपको ऊपर ही बताया है किस चीज को, आपका डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उस चीज को रिमूव करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आप इसका करेक्ट आंसर मान सकते हो 19th का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन था कल मैंने आई थिंक करवाया था कि जिसके अंदर आप जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात हो रही थी और काफी मैसेज भी आए, मुझे अच्छा भी लगा देख करके। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात हो रही थी जो द्वितीय प्रदूषक है, उसके अंदर मैंने आपको ओजोन आंसर दिया था। ओजोन भी करेक्ट है, बट जो पैन है वो भी आपका सेकेंडरी ही है। बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को मानने में कोई भी बुराई नहीं है। देखिए हम सभी लर्नर हैं, अगर आप लर्नर हो तो मैं भी आपके साथ एक लर्नर ही हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं हर चीज में यहाँ पर तो, और अगर कोई गलती हुई, अगर कोई मिस्टेक हुई तो उस चीज को मानने में मुझे कोई भी इतना दिक्कत नहीं है। तो कुछ आप चीज मेरे से लर्न कर रहे हो, कुछ मैं आपसे चीजें यहाँ पर लर्न कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बाय प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस यहाँ पर हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि काफी लोगों ने मैसेज किया और आपने अच्छा किया करेक्ट करके, ताकि सभी को यहाँ पर समस्या ना हो। तो इस चीज को प्लीज अगर आप देखते हो तो करेक्ट कर देना, पेन भी आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिपिकल स्टेप्स इन ए कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फॉलोज द सीक्वेंस। यहाँ पर कुछ आपके स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के, वो आपने स्टेप यहाँ पर बताने हैं। तो ये स्टेप आप आराम से बता सकते हो अगर आपने पीछे जो मैंने स्टेप करवाए हैं वो पहले फिगर फॉर्म में, तो अगर आपने उसे देखा होगा। स्क्रीनिंग सबसे पहले होती है, एरोबिक नहीं होता, एनएरोबिक होता है। स्क्रीनिंग होती है, डिसइंफेक्शन तो सबसे बाद में होता है। स्क्रीनिंग होती है, डिस्चार्ज तो बिल्कुल एंड में किया जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर एनएरोबिक भी इसके साथ ही होता है, फिर एरोबिक होता है, ऑक्सीडेशन एंड देन डिसइंफेक्शन एंड देन फिर हम बाद में क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने एज ए होमवर्क रखा है, बट इस चीज को मैं पूरा समझा के जाऊंगी, इसके बाद आप लोग इस चीज को आंसर करेंगे। ठीक है, इन वेस्ट पॉल्यूशन प्रिवेंशन हायरार्की अरेंज फॉलोइंग फ्रॉम द लीस्ट प्रेफर्ड टू मोस्ट प्रेफर्ड। मोस्ट यानी कि सबसे कम प्रेफर से लेकर के आपको मोस्ट प्रेफरेंस तक जाना है। ये एक हायरार्की टाइप है जो कि आपके ट्रायंगल फॉर्म में नीचे मैंने दी है, यानी कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो वाटर पॉल्यूशन को, आप किस फॉर्म में प्रिवेंट कर सकते हो। तो आपको ऐसे इस चीजों को अरेंज करना, अरेंज कैसे करना है, लीस्ट सबसे ज्यादा जिसकी प्रेफरेंस सबसे कम हो उससे लेकर के और आपके मोस्ट तक, यानी कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। ठीक है, लीस्ट से लेकर मोस्ट तक जाना है। अब आप लोग खुद जाएंगे और मुझे इस चीज का कमेंट करके बताएंगे आंसर, बस मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको यहां पर बता देती हूं। द वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, ये जो आपकी हायरार्की रिप्रेजेंट करती है सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ मैनेजिंग वेस्ट अकॉर्डिंग टू द व्हाट्स बेस्ट फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या कुछ चीजें उचित हो सकती है, बेस्ट हो सकती है, इसको मैनेज करने के लिए हमारे वेस्ट को एक हायरार्की यहाँ पर प्रोवाइड करी गई कि हम चीजों को ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट प्रेफरेंस है, यानी कि आपको ऐसे जाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लीस्ट से, ये लीस्ट प्रेफरेबल है, आपको इससे और इधर तक जाना है। ठीक है, ऐसे जाना है। तो सबसे पहले तो आप देखो अगर मैं आपको ऊपर से नीचे तक बताऊं तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप किसी भी चीज का यूज करते हो तो आप कोशिश करो कि आप, अगर वो चीज पोल्यूट करती है तो एनवायरमेंट को, अगर आप वो किसी भी फॉर्म में अगर पोल्यूशन क्रिएट करती है तो आप पहले तो कोशिश करो उस चीज को आप पूरी तरीके से अवॉइड करें, नहीं मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा। एंड रिड्यूस्ड वेस्ट, ठीक है, आप उसको अवॉइड करें, और अगर फिर भी अगर आप यूज करते हो तो आप कम से कम उस चीज का थोड़ा सा रिड्यूस आप कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो उस वेस्ट का, अगर आप कर भी रहे हो तो। सेकेंड चीज है कि आप उसका रीयूज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपने कोई चीज ली और फिर फेंक दी, जैसे आप कोई बोतल वगैरह लाते हो, ठीक है, और बोतल का एक बार इस्तेमाल करके हम उस चीज को फेंक देते हैं। हो सकता है हम इस चीज को दूसरे पर्पज के लिए यूज कर ले, जब तक मन करे उस चीज को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप रीयूज करने की आदत डालिए। उसके बाद रीयूज भी नहीं, फिर आप रिसाइकल कर सकते हो। जैसे बहुत सारी चीजें जिसका रिसाइकल होता है, और ये सारी चीजें मैंने आपको कंटेंट में करवाई हुई है। तो ये कुछ आर है, मैंने आपको 3 आर करवाए हुए थे ना, वो 3 आर ही है ये कि आप रिसाइकल करिए। अगर रिसाइकल के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो चीजों को। उसके बाद अगर आप फिर भी वेस्ट अगर हो सका है तो उस वेस्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं, भाई उसको हम ट्रीटमेंट करके उस वेस्ट को सुधारेंगे ताकि वो हमारे एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना दे। और अगर फिर भी चीजें हैं, ट्रीट करने के बाद भी अगर वेस्ट है तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से क्या करें, डिस्पोज करें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ऐसे जाना है अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे, मैं सभी के आंसर्स देखूंगी और मैं ये भी चेक करूंगी कि आप लोग कितनी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के और कितना आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देखते हैं। आज मुझे ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आपने लीस्ट प्रेफरेंस से मोस्ट प्रेफरेंस तक जाना है।
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज के वीडियो में मैंने कवर करे हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियरिटी आई होगी। ये जो ट्रीटमेंट वाला फिगर है इसको अच्छे से आपने देखना है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन काफी बनेंगे एग्जाम में, मे भी आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाना, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई है तो इस चीज को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अब मैं बोल ही चुकी हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपके लिए एक लेकर के आती हूँ जो आपका आई थिंक सोयल पोल्यूशन रह गया है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन के ऊपर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ कल। कैसी लगी आपको आज की मैराथन बताना मुझे कमेंट कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।